नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक पुनर्परीक्षा 2015 का प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि जीएस का पेपर हल करेंगे। यह 2015 में यूपी पीसीएस 2 बार आयोजित किया गया था। पहली बार 29 मार्च 2015 को आयोजित किया गया था, जो कि बाद में उसे निरस्त करके पुनः 10 मई 2015 को आयोजित किया गया था। तो यह पुनर्परीक्षा का पेपर है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका प्राचीन इतिहास से। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो एक तरफ सम्राट का नाम दिया गया, दूसरी तरफ विरुद्ध यानी कि उनका उपनाम। तो चलिए देखते हैं, अशोक का उपनाम क्या था? तो प्रियदर्शी, ए का दूसरा हो जाएगा। समुद्रगुप्त का उपनाम क्या था? तो परिक्रमांक उपनाम था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम जो था विक्रमादित्य था, और स्कंदगुप्त का क्रमादित्य। तो आपका हो जाएगा ए का दूसरा। आप देख सकते हैं किसी ऑप्शन में केवल ए का दूसरा मिल रहा है, तो आप एक से ही लगा सकते हैं, आंसर आपका सही हो जाएगा। लेकिन आप सब लोग सब देख लीजिए जो है। तो बी का जो है आपका पहला हो जाएगा, सी का हो जाएगा चौथा और डी का तीसरा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायमिकस। डायमिकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। यह स्ट्रेबो के अनुसार कि सीरिया के राजा एंटीओकस ने डायमिकस नामक अपना एक राजदूत बिंबिसार की राज्यसभा में भेजा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो ये दिया गया है आपका लाइफ ऑफ ह्वेनसांग हुइली की रचना है, तो ये आपका सही है। और बी आपका द नेचुरल हिस्ट्री टालमी की रचना है, तो यह आपका जो है गलत हो जाएगा। द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी द एल्डर नामक रोमन लेखक की रचना है, तो ये आपका इसलिए गलत हो जाएगा। और सी है का हिस्टोरियल फिलिपिकल पाम्पेइस का रचना है, और द हिस्ट्रीज हेरोडोटस की रचना है। तो बी ऑप्शन आपसे पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। द नेचुरल हिस्ट्री या प्लिनी द एल्डर की रचना है। अगला प्रश्न है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है किसका? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुराणों का। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन किया गया है। जो सर्ग है आपका पहला, दूसरा है प्रतिसर्ग, तीसरा है वंश, चौथा है मनवंतर और पांचवा जो है आपका वंशानुचरित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां अंग जो था वह मित्र था। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार मित्र राज्य का जो है वह 7वां अंग है, और इसको सुहृद भी कहा जाता है। सुहृद यानी कि मित्र को राज्य का कान कहा गया है, और राजा के मित्र शांति एवं युद्धकाल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज यानी कि आदर्श तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते हैं उसका विनाश अवश्यंभावी है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो इसका सही जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गायें मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थीं, और ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में भी कल्पित किया गया है। अगला प्रश्न है, ये मध्यकालीन इतिहास से है। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो ये है आपका दिल्ली का किला, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। दिल्ली के किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। इसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, तो इसलिए आपका गलत हो जाएगा। आगरा का किला, इलाहाबाद और लाहौर ये जो है अकबर के काल में बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग, जिसको दंती बर्मन
कहा जाता है। मान्यखेत के राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। उसकी राजधानी जो है वर्तमान कर्नाटक के गुलबर्गा क्षेत्र में थी और साहित्यिक साक्ष्यों के अनुसार उसने हिरण्यगर्भ नामक एक धार्मिक यज्ञ का आयोजन कराया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका दिया गया पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, तो ये आपका सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और लोदी वंश की पतन हो गया। और आपका बी है यहाँ खानवा का युद्ध 1527, तो यह भी सही है। खानवा का युद्ध जो 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और सी है आपका घाघरा का युद्ध 1529, तो यह भी सही है आपका। घाघरा का युद्ध जो है अफगान और बाबर के बीच हुआ था 1529 में। और डी है आपका चंदेरी का युद्ध 1530, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था वो 1528 में हुआ था, याद रखिएगा 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विलियम हॉकिंस को। भारत में व्यापारिक कोठियाँ खोलने के प्रयास के अंतर्गत ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को अपने राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था और जहांगीर ने ही हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत के इतिहास से, तो दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक को पोलीगार कहा जाता था। पोलीगार एक सामंतवादी उपाधि थी जो कि दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रकों की एक वर्ग को प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी 1934 में सोमेंद्र टैगोर द्वारा। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल, जिसको सीपीआई कहा जाता है, से टूटकर बनी थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कांग्रेस के 32वें अधिवेशन का आयोजन जो है दिसंबर 1917 के मध्य कलकत्ता में हुआ था। इसमें एनी बेसेंट को कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। तो यदि प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट हो जाएंगी, और प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो वह आपका हो जाएगी सरोजनी नायडू। 1925 में कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हजरत महल, बेगम हजरत महल। लखनऊ जो कि अवध का क्षेत्र था का विद्रोह, उसमें विद्रोह 4 जून 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे ब्रिटिश कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंत में वो 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कामागाटा मारू क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कामागाटा मारू एक जहाज था। कामागाटा मारू वह भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था जो कि पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर यह जहाज वर्ष 1914 में पूछा जाता है यह घटना कब हुई थी। 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन तब कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानूनों के कारण उन्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था किसने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। 1946 में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा की
कि मंत्रिमंडल का शिष्टमंडल जिसमें वह स्वयं सर स्टीफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर होंगे भारत जाएगा ताकि वायसराय की सहायता से भारतीय नेताओं से राजनीतिक मामले पर बातचीत कर सके। तो 3 लोग थे कैबिनेट मिशन में, सर पैथिक लॉरेंस थे, स्टीफर्ड क्रिप्स थे और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। अगला क्वेश्चन है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया था। महंत पर एक सरकारी कर्मचारी की पत्नी के साथ अवैध संबंध तथा मंदिर के धन के दुरुपयोग जैसे आरोप लगे थे। अगला प्रश्न है वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोमिनियन स्टेट से। 1929 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध भारत को डोमिनियन स्टेट्स करने से था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी तथा कहा जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने अकेले करके दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का भूगोल से आपका निम्नलिखित राज्यों के मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताइए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका सी से हो जाएगा। यहाँ आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर गुजरात, उसके बाद केरल, फिर जो है तमिलनाडु। तो ये मत्स्य उत्पादन का सही आरोही क्रम है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करना है। तो एक तरफ जनजाति दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य। तो चलिए देखते हैं टोडा जनजाति किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यह तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ए का तीसरा हो जाएगा। लेपचा जनजाति यह सिक्किम में पाए जाते हैं, बी का पहला। बिरहोर जनजाति झारखंड में पाए जाते हैं और गारो जनजाति ये मेघालय में। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ आप देख सकते हैं बी ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपका गर्म जल स्रोत है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में नहीं है। और ये जो आपका दिया गया मणिकरण तो यह हिमाचल प्रदेश में है, सही है। अनहोनी मध्य प्रदेश में, तप्तपानी उड़ीसा में। ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। तो याद रखिए कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। एक नगर परिषद है जो कि हिंदू धर्म के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक ज्वालामुखी शक्तिपीठ यहीं स्थित है। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है दूधगंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? तो यह जो है आपका ए और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। दूधगंगा नदी जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त यह उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती है। तो इसलिए आपका यहाँ 2 ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड भी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर यानी कि घोस्ट टाउन नहीं है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, चरखारी। ध्वस्त नगर या घोस्ट टाउन वे परिव्यक्त नगर हैं जिनके अवशेष अभी भी दिखाई देते हैं। तो कुलधारा, धनुषकोडी और लखपत नगर ध्वस्त नगर हैं, जबकि चरखारी यह महोबा के पास स्थित एक वर्तमान नगर है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंचाल झील। कोलेरू झील कहाँ है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश में है। और हमीरसर झील तो यह गुजरात में है। और फुलझर झील यह फुलहर है, फुलझर नहीं, यह उत्तर प्रदेश में है।
अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो एक तरफ झील दिया गया, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति। तो चलिए देखते हैं अष्टामुडी झील कहाँ है। तो यह केरल में है और पुलिकट झील तमिलनाडु में है और सी जो है आपका रूपकुंड झील यह उत्तराखंड में है आपका। और सूरजकुंड झील कहाँ है, तो यह हरियाणा में है। तो ए का दूसरा, बी का हो जाएगा तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। 2 3 4 1 जिस ऑप्शन में होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा की उपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेगुर मिट्टियाँ। भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण हुआ है। इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टियाँ दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में पाई जाती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडे होने के उपरांत इसके उपक्षय होने से काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी या इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है का निर्माण हुआ है। तो सर्वाधिक कपास पूछा जाता है कि किस मिट्टी में उगाया जाता है या फिर होता है, तो आपका होगा काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एडन नहर को। एडन नहर 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। यह 65 किलोमीटर लंबी है और लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचती है एडन नहर। अगला क्वेश्चन है कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कांडला एक समुद्री बंदरगाह है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। माल संचालन की मात्रा की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बेलाडीला खान। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है बेलाडीला खान। यह उत्तम कोटि के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन यहाँ होता है। बेलाडीला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है। टिन अयस्क जो है यह कैल्सिस्टेराइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का भूगोल से। तो निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेलोक्लाइन। महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती हो हेलोक्लाइन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे उपग्रह के मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों में। अगला क्वेश्चन है निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1650 से लेके 1870 ईस्वी को लघु हिमकाल माना गया है। तेरह सौ से लेके 1870 ईस्वी के काल को प्रायः जो है लघु हिमकाल माना गया है। तो यहाँ 1650 दिया गया है। तो ऑप्शन सी ही यहाँ से हो जाएगा जो है, जिसमें आपका जो है ये सी विकल्प ये सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इडेपिक। इडेपिक मृदा की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ये है आपका विश्व का सबसे ऊंचा टुगेला जलप्रपात है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और बी है आपका विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर झील, सही है। विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका नौकागम्य झील है, यह भी सही है। और डी है आपका विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका झील,
तो यह भी सही है। तो आपसे पूछा क्या गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा, तो वेनेजुएला स्थित एंजल जलप्रपात जो है विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात होने का जिसे जो है गौरव प्राप्त है, तो इसलिए आपका गलत हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणवर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका की सीमा में लगभग 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ उद्योग दिया गया है, दूसरी तरफ स्थान, तो आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो ये है आपका कागज उद्योग जो है ओंटारियो, सही है। बी है सूती वस्त्र उद्योग डेट्रॉयट, तो ये आपका गलत हो जाएगा। डेट्रॉयट जो है मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल। और सी है आपका रासायनिक उद्योग के लिए टेक्सास प्रसिद्ध है, सही है। मोटर कार उद्योग के लिए नागोया प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूटान। अगला क्वेश्चन है निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। इसकी गहराई है 1642 मीटर। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण, तो यह हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र को स्वर्णिम त्रिकोण कहा जाता है, ये का। दूसरा हो जाएगा बरमुडा त्रिकोण, तो यह हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र है। और सी है आपका सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा, तो यह आपका म्यांमार है। और रेड बेसिन यह हो जाएगा आपका चीन। तो आपका ऑप्शन जो होगा यहाँ ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। 2 4 1 3 जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। तो 2 4 1 3 आप देख सकते हैं विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ बांध दिया गया, दूसरी तरफ नदी, तो आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो ये है आपका ग्रैंड कुली बांध कोलंबिया नदी पर है, सही है। हुबर बांध टेनेसी नदी, तो ये आपका गलत है। हुबर बांध या जो है इसे बोल्डर बांध भी कहा जाता है। यह जो है कोलोराडो नदी पर बना है। और सी है आपका नूरेक बांध बक्स नदी, सही है। और डी है आपका काहोरा या फिर काबोरा बासा जाम्बेजी नदी, तो यह भी सही है। तो बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का बृहत्तम उत्पादक है रहा है 2013 में, तो तांबे का जो है बृहत्तम उत्पादक वह अभी भी चिली ही है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ। पेरू जो है वह दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है वह आपका चीन है, और चौथे नंबर पे है वह संयुक्त राज्य अमेरिका, और 5वें नंबर पे आपका होगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है तापीय मंडल, दूसरा क्षोभ मंडल, तीसरा समताप मंडल और चौथा मध्य मंडल। तो क्रम से आप लगाएंगे तो सबसे पहले आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, उसके बाद जो है आपका समताप मंडल होगा, उसके बाद आपका मध्य मंडल होगा, फिर आपका तापीय मंडल। तो ये हो गया आपका क्रम। तो विकल्प जो आपका यहाँ से हो जाएगा आप देख सकते हैं 2, यानी कि पहले हो जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर
पहला, तो 2 3 4 1 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंग्लिश में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इंग्लिश में ही लिखा रहता है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और आयनोस्फियर। अगला क्वेश्चन है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जानवरों को दर्द निवारक दवा का उपयोग। डिक्लोफिनेक या सोडियम एक दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में तथा बुखार के इलाज में किया जाता है। लेकिन जब डिक्लोफिनेक सोडियम के प्रयोग के दौरान पशु मर जाता है और उस मरे हुए पशु का मांस गिद्ध खा लेता है तो 30 दिन के भीतर उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए गिद्धों की संख्या में कमी देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक बंद तंत्र होता है, बंद तंत्र होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र यह बंद तंत्र नहीं है बल्कि क्या है, तो यह खुला तंत्र है। बाकी सभी जो है सही है। यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है और यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो बाकी सही है, सी ऑप्शन आपका यहाँ सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, आइस कोर से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौर किरणित ऊर्जा, जिसको सौर विकिरण कहा जाता है। यह मिल्यूटिन मिलानकोविच ने जलवायु परिवर्तन संबंधित सिद्धांत दिए जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि के कक्षीय स्थिति से संबंधित है। पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की त्रियकता, विषुव आयन इस सिद्धांत के अंग है। सौर किरणित ऊर्जा इस सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन इसलिए आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स के रूप में जाना जाता है। मेगा डाइवर्स ऐसे देशों का समूह है जहां पृथ्वी की अधिकांश प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए इन देशों को अत्यधिक जैव विविध माना जाता है। पर्यावरण से संबंधित अमेरिकी गैर लाभकारी संस्था कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने वर्ष 1998 में 17 मेगा डाइवर्स देशों की पहचान की थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका एवं भारत जैसे देश उसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये है आपका प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था, सही है आपका। बी है आपका प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21। तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 ये भी सही है आपका। और सी है पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997। तो यह भी सही है आपका। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में हुआ था, उसके बाद 5 वर्षों बाद फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 हुआ 1997 में। और डी है आपका कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल। तो ये आपका गलत हो जाएगा, कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, ना कि मॉन्ट्रियल से। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, यानी कि 1986 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील। 1976 से ही
ब्राज़ील की सरकार ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध यानी कि हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं, जिसमें है पहला आपका पूर्वी हिमालय है, दूसरा है पश्चिमी घाट, और उसके बाद है म्यांमार भारत सीमा, और चौथा जो है वो आपका सुंडालैंड है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा वाले क्षेत्र तथा सुंडालैंड का ही भाग है। तो ज़्यादातर ये आपका पश्चिमी घाट ही पूछा जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोषण स्तरों की कम संख्या। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वैश्विक ऊष्मन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 4 कथन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ सही है। तो ये है आपका जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, तो ये आपका सही है। बी है, जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। डी जो है आपका, प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया कौन कथन सही है, तो ये केवल आपका सही हो जाएगा यहाँ, कथन ए सही है। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वह एक दिशी होता है, और जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिक प्रणालियों का योग है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भौतिक विज्ञान से है आपका। पायर हेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पायर हेलियोमीटर का उपयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेंटीग्रेड में तापक्रम क्या होगा? तो डिग्री सेंटीग्रेड की बात की जाए तो 36.89 होगा आपका, बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। तो इसे जो है निकालने का फार्मूला जो होता है, डिग्री सेंटीग्रेड बराबर जो हो जाएगा आपका डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9/5, तो ये हो जाएगा आपका। तो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो जाएगा आपका 98.4 दिया गया है फ़ारेनहाइट, माइनस 32 कर देंगे अपान 9/5, तो आपका आ जाएगा 36.89। अगला क्वेश्चन, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा 0 कैलोरी। पानी कैलोरी फ्री आहार होता है, अतः एक गिलास पानी पीने से मिलने वाला कैलोरी की मात्रा जो होगा वह 0 होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी कण से टकराता है तो या तो वह उस कण के आर पार निकल जाता है अथवा उसके द्वारा परावर्तित या फिर बिखरा दिया जाता है। सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना अधिक प्रकीर्ण हुए पृथ्वी पर पहुंच जाता है, पर बैगनी, जामुनी एवं नीला प्रकाश हवा में मौजूद अणुओं आदि से प्रकीर्णित कर दिया जाता है। हवा के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप आकाश हमें नीला दिखाई देता है, तो आपका ऑप्शन ये यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, नैनो प्लग संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक छोटे सुनने के यंत्र से संबंधित है नैनो प्लग। नैनो प्लग एक अत्यंत छोटा सुनने का यंत्र हियरिंग एड है। इसका आकार इतना छोटा है कि यह आसानी से नज़र भी नहीं आता,
तो साथ ही उपयोगकर्ता को सुनने की क्षमता और आवश्यकता के अनुरूप इसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए प्रोग्राम भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है कौन सा? तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो यह अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अवतल दर्पण जिसको नतोदर भी कहा जाता है, तो ऑप्शन में यदि नतोदर आ जाए, अवतल न रहकर, तो आप नतोदर टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष या मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। मायोपिया यानी कि दृष्टि दोष के लोग यह देख सकते हैं। मायोपिया जिसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, में पास की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली नजर आती हैं, और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस प्रयुक्त करके ठीक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रसायन विज्ञान से, तो निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मेनियम। जर्मेनियम और सिलिकॉन, यदि ऑप्शन में सिलिकॉन रहे तो वो भी सही हो जाएगा। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों अर्धचालक हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट अयस्क है किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा मिश्रित धातु है किसका? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तांबा और टिन का। कांसे में जो है 88% तांबा और 12% टिन होता है। अगला क्वेश्चन है, तो जीव विज्ञान से है यह, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली व्हेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म व्हेल यह 50 से लेके 55 फीट लंबी और 35 से लेके 45 टन वजनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का। टेट्राप्लेजिया से तात्पर्य दोनों हाथों एवं दोनों पैरों के पक्षाघात से है। इसे क्वाड्रिप्लेजिया भी कहा जाता है। पैराप्लेजिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें चोट या बीमारी के कारण शरीर के निचले हिस्से यानी कि दोनों पैरों में पक्षाघात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमाइलेज का। अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्तहीनता। शरीर में लोहे यानी कि आयरन की कमी से रक्तहीनता एनीमिया की बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है या किसकी बनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वह CaC2O4 या फिर CaCOO2 होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत्तम क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो वह पेंडेमिक कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या फिर जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति एंडेमिक कहलाती है। जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित संख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम से कम समय में तेजी से फैलता है तो ऐसे स्थिति को एपिडेमिक कहा जाता है। और एपिडेमिक स्थिति का विश्व के बृहद क्षेत्र में विस्तार को पेंडेमिक कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि बृहद क्षेत्र में फैलता है तो वह पेंडेमिक होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हैजा। हैजा एक संक्रामक आंतशोथ है जो कि वाइब्रियो कालेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने से होता है। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लाज्मिड का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तना है? उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अदरक। गन्ना, आलू, अदरक ये सभी जो है गन्ने का रूपांतरण है, तने का रूपांतरण है।
तो इनका संग्रह अंग जो होता है वह तना होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तना की श्रेणी में आपका अदरक आएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg Hg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Hg का तात्पर्य जो है मरकरी से होता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप जो होता है वो 180/80 होता है। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसमें Hg से तात्पर्य रासायनिक तत्व यानी कि मरकरी या फिर जिसे पारा कहा जाता है, पारे से है। अगला क्वेश्चन है, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है यूपीपीएससी का। तो यह जो है छाल से प्राप्त होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लौंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लौंग एक सूखा फल है। लौंग जो है यह यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की पुष्पकलिका है जिसे सुखाकर मसालों, औषधियों या फिर भोज्य पदार्थ इत्यादि के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है किसके लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाइलम या जल वहन के लिए जिम्मेदार है। और आहार वहन के लिए पूछा जाता है तो यह फ्लोएम हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापक्रम, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। मानव शरीर का तापक्रम जो साधारणतः होता है वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भले कितनी ही सर्दी अथवा गर्मी क्यों ना हो, शरीर का तापक्रम 98.6 फ़ारेनहाइट ही रहता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने के कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंता होता है और हाइपोथैलेमस का एक भाग उच्च तापक्रम को तो दूसरा भाग निम्न तापक्रम को बनाए रखने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से, तो निम्न में से किसे दिसंबर 2014 में भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा करेंट से रिलेटेड ही रहता है वह, तो ये 2015 का पेपर है क्योंकि, तो 2014 से रिलेटेड पूछा गया है यहाँ। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, GSLV 3। भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली प्रक्षेपण यान व GSLV मार्क 3 की पहली परीक्षण यह 2014 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नमित शर्मा बनाम भारत संघ। तो यह पॉलिटी का क्वेश्चन है। नमित शर्मा बनाम भारत संघ वाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो मौलिक कर्तव्यों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो सी ऑप्शन आपका यहाँ, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये सही नहीं है। देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य किस श्रेणी में आएगा? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, यह भी मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आ जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, तो यह भी जो है मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आपसे पूछा गया है कौन सम्मिलित नहीं है, तो सी ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 संसद की अवशिष्ट विधायी शक्ति के बारे में प्रावधान करता है। इसके अनुसार संसद किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? तो वह भारत के
मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति की कृतियों को संपादित करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कथन ए दिया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। कारण आर है, उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर जो भी पहले हो धारित करता है। तो कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, दोनों ही ऑप्शन आपका यहाँ गलत है, ए तथा आर दोनों गलत हैं। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका हो। उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत यानी जो भी पहले हो कर दिया गया है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कथन ए और आर दोनों असत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। कथन ये है कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और कारण आर है, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यह सही है। और संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता, तो ये आपका गलत हो जाएगा, वह संस्तुति करता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ सही होगा, ये सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 100 के तहत। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कथन ये है कि भारत में लिखित संविधान है। कारण आर है, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक आहूत की जाती है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एकहरी नागरिकता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 91वां संविधान संशोधन। संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में संशोधन करते हुए केंद्र तथा राज्यों में मंत्रियों की संख्या क्रमशः लोकसभा और विधानसभाओं के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मत देने का अधिकार वैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है किस अनुच्छेद में?
तो इसका आंसर जो होगा वह उस समय अनुच्छेद 331 था, लेकिन वर्तमान में इसमें संशोधन किया गया है। राष्ट्रपति को जो है यह अधिकार था कि लोकसभा में इस समुदाय के पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में वह एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में इस समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान था। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 334, याद रखिएगा, अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों के नाम निर्देशित करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब एंग्लो इंडियन सदस्यों को नहीं नामित किया जाएगा। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 334 के तहत और 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में शून्यकाल का समय क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल हैं कौन कौन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मार्च 2015 में जीएसटी पर अधिकार प्राप्त राज्य के वित्त मंत्रियों के समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? तो यह करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसका जो सही आंसर था वह के.एम. मणि थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेल कंपनियां। अगला क्वेश्चन है, अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का। ऑप्शन डी से हो जाएगा, अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का। इसमें जो है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, यानी कि इसको NPCIL भी कहा जाता है, तो इसकी हिस्सेदारी जो है वो 51% है और NTPC की हिस्सेदारी इसमें 49% है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या कीमत आयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कथन ये दिया गया है, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है और कारण आर है, वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका कथन जो है, ये आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। और कारण आर जो दिया गया है, वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। तो ये सही है, आर गलत है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, BSE ग्रीनेक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं? तो यह क्वेश्चन जो है आपका यहाँ गलत हो जाएगा। वर्तमान इसमें जो है 20 कंपनियां सम्मिलित हैं। BSE ग्रीनेक्स देश का पहला पर्यावरण अनुकूल इक्विटी सूचकांक है, जिसकी शुरुआत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE द्वारा की गई है।
इसमें खासतौर पर ऐसी कंपनियों के शेयरों के लेन देन की सुविधा होगी जो अपने उत्पादन एवं विनिर्माण गतिविधियों से कम कार्बन उत्सर्जन वाली हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रही हैं। बीएसई ने जी ट्रेड तथा आईआईएम अहमदाबाद के सहयोग से सूचकांक को तैयार किया है और इस सूचकांक में 20 कंपनियां सम्मिलित हैं, तो इसलिए कोई भी ऑप्शन यहाँ सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किसमें 4000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय द्वारा। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न को सुमेलित करें और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं। WTO का संबंध किसे हो जाएगा? तो सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना, यानी कि ए का दूसरा। और IMF का संबंध आपका हो जाएगा भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना। सी है सार्क, तो सार्क का संबंध हो जाएगा दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। और IDA का संबंध हो जाएगा नम्य ऋणों की स्वीकृति से। तो यहाँ ऑप्शन जो सही हो जाएगा आप देख सकते हैं, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, यानी कि 2, 1, 4, 3। तो 2, 1, 4, 3 आपका सी ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2011-12 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या था? तो 2001 से 11 में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत जो था वह 17.7 था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कि ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर, दूसरा है शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, तीसरा है औद्योगिकरण की ऊंची दर, चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका नगरीकरण के संबंध में, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर, शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या के कारण नगरीकरण बढ़ा है और औद्योगिकरण की ऊंची दर के कारण नगरीकरण की संख्या में जो है बढ़ोतरी हुई। और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर, ये आपका यहाँ नहीं होगा, 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा यहाँ, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? तो 2011, तो ऑप्शन डी यहाँ आपका सभी उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का लिंगानुपात जो है 943 है। अगले क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, नियर अबाउट 16.16, एग्जैक्ट जो है 16.50% है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2014 में 4 नगरों में मेट्रो चलाने हेतु साध्यता अध्ययन, फिजिबिलिटी स्टडी एवं विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु स्वीकृति दी। निम्न में से कौन सा नगर इन 4 नगरों में सम्मिलित नहीं है? तो ये करंट से क्वेश्चन था, तो इसमें इलाहाबाद सम्मिलित नहीं था, आगरा, वाराणसी और मेरठ इसमें शामिल था। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितना है? तो यहाँ जो आप देख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता इनमें से कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता जो है 67.7% है। और पुरुष साक्षरता की बात करें तो वह 77.3 है और महिला साक्षरता की बात किया जाए तो वह 57.2 है। तो ये आपका मेल साक्षरता है
और ये फीमेल है। टोटल साक्षरता पूछेगा तो 67.7% हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन इनमें से कोई सही नहीं है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। कारण आर है, भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला है आपका कि निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किर्गिस्तान। किर्गिज नाम तुर्की शब्द किर्क से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है 40। किर्गिस्तान नाम का ही अर्थ 40 कबीलों का देश है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स के प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि 2015 का करंट अफेयर्स आपके लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए इसे हटा दिया गया। पीडीएफ में आपको उसे दे दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विश्व शौचालय दिवस के रूप में 19 नवंबर को मनाया जाता है। और 2019 का जो विश्व शौचालय की थीम थी वह था कोई पीछे ना छूटे। तो याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2015 जो कि पुनर्परीक्षा री एग्जाम कराया गया था उसमें पूछा गया है। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।